बॉस, पद बढ़ना और कद बढ़ना ये दो अलग अलग चीज है। पद बढ़ना कद बढ़ने की गारंटी नहीं होता। इसका एक बड़ा उदाहरण आज की डेट में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बनते जा रहे हैं। भाई, उनका पद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का तो हो चुका है, पद बढ़ गया, लेकिन उनके बयानों से पूरे विपक्ष के लिए जो मुसीबत खड़ी होती है वो उनका सियासी कद बढ़ने ही नहीं दे रही। अब 2 दिन पहले राहुल गांधी के हलवा वाले बयान से जो सियासी रायता फैला था, बीजेपी ने लपककर उससे सियासी कड़ी पका ली और अब वो चटकारे ले रहे हैं उस कड़ी के और कान से धुआं पूरे इंडिया अलायंस के फेंक रहा है। राहुल गांधी के हलवा और जाति वाले बयान के बाद कल जब बीजेपी ने राहुल गांधी की जाति पूछ ली तो भैया पूरा इंडी गठबंधन उखड़ गया एकदम हत्थे से। कल ही संसद में इन लोगों ने बड़ा बवाल किया, लेकिन विपक्षी खेमे में लगी आग आज भी नहीं बुझी। आज भी इन्होंने लोकसभा में खूब हंगामा किया। अच्छा, उस आग में घी का काम कर दिया पीएम मोदी के एक ट्वीट ने, जिसमें पीएम मोदी ने अनुराग ठाकुर की उसी स्पीच का वीडियो ट्वीट कर दिया, जिसको लेकर पूरा इंडिया अलायंस पहले ही पॉपकॉर्न की तरह उछल रहा था। इंडी गठबंधन इस बात से और तिलमिला गया कि अनुराग ठाकुर की स्पीच की पीएम मोदी ने तारीफ कैसे कर दी। अनुराग ठाकुर ने बस इतना कहा था कि जिन लोगों की जाति नहीं पता वो जाति की गिनती करवाना चाहते हैं। उन्होंने किसी का नाम तो लिया नहीं था, लेकिन इंडी गठबंधन ने इसे राहुल गांधी से जोड़ दिया और एकदम ही बमक गए। ऊपर से पीएम मोदी का ट्वीट देखे तो एकदम आग बबूला। ये क्या चल रहा है? इंडी गठबंधन और कांग्रेस इतना भड़क गए कि पीएम मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर आ गए। पहले एक बार जरा देखिए एक झलक कि आज दिन भर कैसे संसद में बवाल कटा इसी पर, फिर बवाल को पूरा खंगाल के असली सियासी निचोड़ आज आपके सामने रख दूं। पार्लियामेंट में तो किसी की जाति पूछी नहीं जाती और वो कौन से जात के हैं वो मालूम है। जिनको जाति पता नहीं है वो जाति गणना का बात कर रहे हैं। मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा करके आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। मम्मी मुझसे जाति पूछ लिया गया, मम्मी मेरा इंसल्ट हो गया। जात जो पूछे राहुल की प्रकट हुआ अज्ञान, मम्मी मम्मी कह के रोए भाई जान। राहुल गांधी के बयान से जो सियासी रायता फैला, जब वो समेटे नहीं सिमट रहा तो इंडी गठबंधन ने आखिरी दांव ये चला कि एक काम करते हैं, इसमें भी पीएम मोदी को लेकर आ जाते हैं, कोई मुद्दा बना देते हैं, शायद चर्चा का जो रुख है वो बदल जाए। और इसलिए आज पूरे विवाद में इंडी गठबंधन अब प्रधानमंत्री मोदी को घेरने पर आ गया। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने आज प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रख दिया। चरणजीत सिंह चन्नी ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस लोकसभा स्पीकर के पास सबमिट किया। कांग्रेस का आरोप है कि पीएम मोदी ने अनुराग ठाकुर की जो स्पीच सोशल मीडिया पर शेयर की है, उस स्पीच में वो हिस्से भी शामिल हैं जिसे संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया था, और इसलिए कांग्रेस कह रही है कि पीएम मोदी ने विशेषाधिकार हनन का काम किया है, वो उसके दोषी है। एक बार कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि कल पीएम मोदी ने पोस्ट ऐसा कर क्या दिया जिससे कांग्रेस इतना भड़की हुई है। और राहुल गांधी की कुंडली में जब हमने खंगाला तो क्या निकल कर आया जाति को लेकर। कल जो अनुराग ठाकुर जी ने अपनी स्पीच दी उसमें कुछ ऑब्जेक्शनेबल बातें उन्होंने बोली जो कि स्पंज कर दी गई। जो स्पंज हो चुकी हैं उनको बाद में ट्वीट करके प्रमोट करना ये मर्यादा के खिलाफ है। तो मैंने स्पीकर साहब को लिख कर दिया है कि हाउस की मर्यादा भंग हुई है, और मैंने जो उनके प्राइम मिनिस्टर जी के खिलाफ ये एक प्रिविलेज मोशन दिया है, जो अभी उस पर विचार करेंगे हमारे जो लोकसभा स्पीकर हैं। दरअसल कल संसद में अनुराग ठाकुर ने जबरदस्त भाषण दिया था। उन्होंने राहुल गांधी के आधे अधूरे सनातनी ज्ञान की धज्जियां उड़ा दी। अनुराग ठाकुर के स्पीच की बहुत चर्चा हो रही है। खुद पीएम मोदी ने लोकसभा में अनुराग ठाकुर की स्पीच को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और बताया कि उनके युवा और उत्साही साथी का यह भाषण जरूर सुनने वाला है। इस भाषण में फैक्ट्स और ह्यूमर का परफेक्ट मिश्रण है। इससे इंडी गठबंधन की घटिया राजनीति बेनकाब हो गई। अब पीएम ने कुछ तो किया नहीं भाई, जो उनके स्पीच का यूट्यूब लिंक था वही ट्वीट किए और लिख दिए कि भाई इससे इंडिया गठबंधन की जो
पॉलिटिक्स है, डर्टी पॉलिटिक्स, वो एक्सपोज हो रही है। इतने में तो आग लग गई इन लोगों को। अच्छा, कांग्रेस जिस तर्क के आधार पर पीएम मोदी को विशेषाधिकार हनन का दोषी बता रही है, उसका हनन तो खुद कांग्रेस कई बार कर चुकी है। पिछले ही सत्र में राहुल गांधी ने संसद में हिंदुओं पर विवादित बयान दिया था, जिसे संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद कई कांग्रेसी नेताओं ने उस स्पीच के हिस्से को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इस हिसाब से तो सबसे पहले विशेषाधिकार हनन का पहला मामला कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ बनता है। आपने कैसे पोस्ट किया राहुल गांधी का वो बयान जो हट गया सदन की कार्रवाई से? आप कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। ये जाति पूछ सकते हैं, दूसरा इनसे नहीं पूछ सकता। ये जो कार्रवाई से हट गया हिस्सा है वो पोस्ट कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। इनका अलग लेवल चल रहा है, बाकी देश अलग लेवल पे। जाति वाले मामले पर पीएम मोदी को घेरने के लिए इंडी गठबंधन अब इस मामले में नया नैरेटिव देने में लग गया है। कल तक इंडी गठबंधन यह कह रहा था कि अनुराग ठाकुर ने जाति का सवाल पूछकर राहुल गांधी का अपमान किया। आज इंडी गठबंधन ने माहौल यह बनाया कि जाति का सवाल पूछकर अनुराग ठाकुर ने दलित और पिछड़ों का अपमान किया। राहुल गांधी दलित और पिछड़ा है क्या? और पीएम मोदी ने स्पीच की तारीफ कर यह बता दिया कि वो दलित और पिछड़ा विरोधी हैं। सुनिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता कैसे इस मामले में दलित और पिछड़ों के अपमान का नैरेटिव ले आए हैं। उसके बाद आपको बताता हूं कि इसमें और आज क्या बवाल मचा। समाज के दलित, आदिवासी और पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को ठेस पहुंची, चोट पहुंची, क्योंकि समाज के हर वर्ग, चाहे दलित हो, ओबीसी हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे आदिवासी हो, जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। और उनके मांग पर कल तंज किया गया, भाजपा की तरफ से हंसी मजाक किया गया, अपमान किया गया। और दुख की बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री शाम को अपने ट्विटर के द्वारा उसी भाषण की प्रशंसा करते हैं। वो उस भाषण की प्रशंसा करते हैं जो जाति जनगणना के खिलाफ है। वो प्रधानमंत्री मोदी जी उस भाषण को समर्थन करते हैं जिसमें दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, आदिवासियों, भाई बहनों का अपमान किया गया है। कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दिल में दलित भाइयों के लिए, पिछड़े भाइयों के लिए, आदिवासी भाइयों के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए कोई स्थान नहीं है। सरेआम संसद में अपमानित किया जा रहा है। जाति जनगणना के लिए हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, सरकार लगातार डिनाई कर रही है। और जितना भी सरकारी सेवाएं हैं उसमें लगातार आरक्षण खत्म किया जा रहा है। लगातार जितनी उपेक्षा हो सकती है दलित, पिछड़े, आदिवासियों की वो सामने है। और अब तो हालत ये हो गई कि हम पिछड़े दलित भाइयों के जो पैरोकार हैं या जो लोग हैं उनको गालियां दी जा रही हैं, सरेआम संसद में गालियां दी जा रही हैं। और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और स्वयं प्रधानमंत्री जी तक उनके पीछे खड़े हुए हैं। जो विपक्ष है उसका एक टैलेंट तो गजब का है बॉस। वो आम को इमली बनाकर भी बोल सकते हैं, वो किसी चीज को किसी चीज से जोड़ सकते हैं। राहुल गांधी का बिना नाम लिए हुए पूछा गया कि जो जातिगत जनगणना की बात करते हैं, जाति पूछते हैं, उनकी जाति क्या है, उसको जोड़ रहे हैं कि दलित और पिछड़ों और आदिवासी का अपमान हो गया। कौन से हिसाब से बॉस? राहुल गांधी दलित हैं, राहुल गांधी पिछड़े हैं, राहुल गांधी आदिवासी हैं। अभी बताऊंगा उनकी कुंडली जब हमने खंगाली तो क्या निकला है। लेकिन कौन से एंगल से अपमान हो गया? अच्छा, समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आरक्षण हर क्षेत्र में खत्म किया जा रहा है। कौन से क्षेत्र में आरक्षण खत्म हो गया भाई? कुछ भी बोल देना है। इंडिया अलायंस दरअसल अब गोल पोस्ट चेंज करने लगा। राहुल गांधी के अपमान से कैसे सेंटीमेंट मिलेगा? तो भैया एक काम करो, इसको दलित पिछड़ों से जोड़ो। अब इंडी गठबंधन कह रहा है कि जाति का सवाल पूछकर दलितों और पिछड़ों का अपमान हुआ, यानी राहुल गांधी पर सवाल को दलित पिछड़ों की राजनीति से जोड़ा जा रहा है और इसमें पूरा इंडी गठबंधन एक्टिव हो गया। अखिलेश यादव को सुनिए और देखिए कि कैसे इंडी गठबंधन अब इस पूरे मामले में नैरेटिव बदलने का प्रयास कर रहा है। मुझे याद है कि मैं जब मंदिर के दर्शन करने गया तो कुछ ऐसी ताकतें हैं समाज में, वो नहीं चाहते थे कि मैं हवन पूजन करूं। मैं आपसे कहूंगा साथियों कि वो जानने की कोशिश आप करना कि वो कौन सी ताकतें हैं समाज की जो किसी को पूजा पाठ के लिए, हवन के लिए उस समय रोक रही थी। और वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूं जिस दिन मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया था। इंडी गठबंधन की इस जाति वाली राजनीति के टारगेट पर अब सीधे पीएम मोदी आ गए, क्योंकि पीएम ने अनुराग ठाकुर की स्पीच की तारीफ कर दी। और हमने आपको कल ही समझाया कि इंडी अलायंस को एक बात समझ में आ गई,
कि भाई मुसलमान का वोट तो बल्क में मिल जाता है, हिंदू वोट नहीं मिल पा रहा, और वो तब तक नहीं मिलेगा जब हिंदू को बांटकर बात नहीं होगी, और जब तक बांटकर बात नहीं होगी तब तक आप अलग अलग जो जातियां हैं उसकी बात नहीं करेंगे, उसमें उसको तोड़ के बात नहीं करेंगे, तो आप नरेंद्र मोदी के वोट बैंक को नहीं तोड़ पाए। इसलिए ये पूरा काम चल रहा है। आज इंडी गठबंधन में लोकसभा में इसी बात पर खूब हंगामा हुआ। अनुराग ठाकुर के खिलाफ नारेबाजी की गई, संसद के बाहर खूब माहौल बनाया गया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम को अनुराग ठाकुर की स्पीच ट्वीट करने की जरूरत क्या थी। राहुल गांधी के भाषण को आप लोग काहे ट्वीट किए थे जब वो हट गया था संसद की कार्रवाई से। उधर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी से किसी ने उनकी जाति पूछी ली तो गलत क्या पूछ लिया। सुनिए क्या हुआ है आज कांग्रेस और बीजेपी के बीच, मल्लिकार्जुन खड़गे और गिरिराज सिंह के बीच। फिर राहुल गांधी की जाति की कुंडली खोलते हैं। हाउस में टॉन्ट मारना, ये करना, ये सख्त पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होता। पार्लियामेंट में तो किसी की जाति पूछी नहीं जाती, और वो कौन से जात के हैं वो मालूम है उनको, और ये पर्पसली किसी को इंसल्ट करने के लिए उसने कहा है, ये अच्छा नहीं है। वो तो इमैच्योर है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को ट्वीट करने की क्या जरूरत थी? कौन सा गुनाह किया अनुराग ठाकुर ने? सही तो पूछा। अगर कोई मुझे जाति पूछे, धर्म पूछे तो क्या दिक्कत है? अगर मुझे कोई पूछे तो मुझे क्या दिक्कत है? लेकिन मैं भी पूछता हूँ, राहुल जी जरा आप बताना दें, आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है? भाई एक बेसिक सा सवाल हर कोई पूछ रहा है कि राहुल गांधी की जाति ऐसी कौन सी जाति है जिसको बताने में अपमानित महसूस कर रहे हैं। वो कोई पूछ ले तो उनका अपमान हो जाता है। ऐसी कौन सी जाति, कोई भी जाति हो भाई, हिंदू धर्म में क्या फर्क पड़ता है? खुल के छाती ठोक के बोलिए हम इस जाति के हैं, अपमान की कोई बात ही नहीं है। अच्छा, जो राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के नेता जाति के सवाल पर इतना भड़क रहे हैं, वो तब कहां थे जब राहुल गांधी के लोग उन्हें जनेऊधारी बता रहे थे? तब अपमान नहीं हो रहा था कि क्यों मेरी जाति बता रहे हो? राहुल गांधी के लोग तो खुद राहुल गांधी की जाति बताते घूम रहे थे। आज जब पूरी बहस राहुल गांधी की जाति को लेकर चल रही है तो उनके पूर्वजों की पूरी कुंडली भी आपको बताता हूं। राजीव गांधी की बायोग्राफी है राजीव गांधी द एंड ऑफ अ ड्रीम। इसके लेखक हैं मिनाज मर्चेंट। इन्होंने जो इस किताब में लिखा उसके मुताबिक राहुल गांधी के पूर्वजों में जिस व्यक्ति के बारे में रिकॉर्ड में मौजूद है उनका नाम है पंडित राज कौल, और वो सन 1700 के दौरान मुगल शासक फर्रुखसियर के कहने पर श्रीनगर से दिल्ली आए थे। मुगल शासक के कहने पे उनके परिवार को दिल्ली के पास नहर के किनारे घर दिया गया था। इसके बाद पंडित राज कौल के परिवार की अगली पीढ़ी से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक परिवार के लगभग सभी सदस्य नेहरू टाइटल का इस्तेमाल करने लगे। किताब यह दावा करती है कि नेहरू टाइटल इसलिए पड़ा क्योंकि वो परिवार नहर के किनारे पड़ता रहता था, तो नहर से उनका नाम नेहरू पर आ गया। ये राजीव गांधी को लेकर जो बायोग्राफी लिखी गई है उसमें है। राहुल गांधी के परिवार में कौल टाइटल से नेहरू टाइटल में कैसे ट्रांजिशन हुआ ये तो हमने आपको बता दिया। इनिशियली तो कौल था, कौल से नेहरू आए, अब नेहरू से गांधी कैसे हो गए भाई? जवाहरलाल नेहरू जो कश्मीरी कौल ब्राह्मण थे, उनकी पुत्री इंदिरा गांधी ने 26 मार्च 1942 को फिरोज जहांगीर घेंडी से शादी की। फिरोज जहांगीर घेंडी पारसी थे। इन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर अपना नाम घेंडी से गांधी कर लिया और फिरोज गांधी कहलाने लगे। इंदिरा और फिरोज की शादी हिंदू रीति रिवाजों से हुई थी। इसी के बाद से राहुल गांधी के परिवार में नेहरू टाइटल के बाद गांधी टाइटल लगने का सिलसिला शुरू हो गया। तो इनिशियली फिरोज घेंडी से हुए फिरोज गांधी, और फिर वो गांधी जो है वो सब में आ गया। अब अगली पीढ़ी देखिए जिसमें राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी आते हैं। उन्होंने 25 फरवरी 1968 को इटालियन मूल की सोनिया माइनो से शादी की। यह शादी भी हिंदू परंपरा के मुताबिक हुई और उसके बाद सोनिया माइनो सोनिया गांधी बन गई और हिंदू परंपरा के मुताबिक अपने पति का सरनेम इस्तेमाल करने लगी और उनकी पहचान सोनिया गांधी की हो गई। अब एक बेसिक क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि भाई अगर राजीव गांधी से शादी करके सोनिया माइनो सोनिया गांधी हो गई, और यही होता ही है कि भाई अमूमन लोग पति का सरनेम लगा लेते हैं और वो धर्म हो जाता है।
तो लोग कहते हैं कि अगर ये राजीव गांधी के केस में हुआ तो ये इंदिरा गांधी के केस में क्यों नहीं हुआ, इंदिरा गांधी पारसी क्यों नहीं बनी, या फिर फिरोज गांधी जो है वो हिंदू कैसे बन गए, इसको लेकर लोग सवाल पूछते हैं। लेकिन इन सारे फैक्ट्स के बीच ये जानना भी जरूरी है कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब सास इंदिरा गांधी और बहू मेनका गांधी के बीच संजय गांधी की संपत्ति के बंटवारे की लड़ाई कोर्ट तक पहुंच गई और मेनका गांधी ने इंदिरा गांधी के हिंदू होने पर ही सवाल उठा दिए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की मई 1984 की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि संजय गांधी की मौत के बाद उनकी संपत्ति के बंटवारे को लेकर उस दौरान हाईकोर्ट में केस चल रहा था। हाईकोर्ट में संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी की तरफ से कहा गया कि उनकी सास इंदिरा गांधी ने 1942 में एक अल्पसंख्यक पारसी फिरोज गांधी से शादी की थी। इस वजह से वो अपने बेटे संजय गांधी की संपत्ति में हिस्से की हकदार नहीं है। इस दलील पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के वकील ने उनकी शादी की तस्वीरें दिखाते हुए कहा था कि उनकी शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई। और जहां तक राहुल गांधी की बात है तो उनकी पार्टी तो खुद राहुल गांधी के गोत्र का ढिंडोरा पीट चुकी है। साल 2018 में जब राहुल गांधी की जाति को लेकर बहुत हंगामा हुआ था तो कांग्रेस की तरफ से यह बताया गया था कि राहुल गांधी कश्मीरी ब्राह्मण है और उनका गोत्र दत्तात्रेय है। जब सियासी फायदे के लिए खुद अपना गोत्र बता रहे थे तब इनको कोई दिक्कत नहीं थी। आज हंगामा कर रहे हैं कि मेरी जाति कैसे पूछ ली, मेरी जाति कैसे पूछ ली। तभी बोलना था कि नहीं बताऊंगा गोत्र, नहीं बताऊंगा जाति। और इसी बात पर आज बीजेपी नेता संबित पात्रा ने राहुल गांधी और कांग्रेस को घेर लिया। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा है, फिर बताऊंगा राहुल गांधी कैसे दूसरों की जाति पूछते थे, तब उन्हें दिक्कत नहीं होती। जाति क्या पूछ लिया, हंगामा क्यों बरप गया। जाति क्या पूछ ली मतलब जाति के पूछने पर इस प्रकार का व्यवहार होगा। पत्रकारों की जाति पूछी जा सकती है, प्रशासनिक अधिकारियों की जाति पूछी जा सकती है कि ये हलवा सेरेमनी में ये जो अधिकारी खड़े हैं ये किस किस जाति के हैं, उनकी जाति पूछी जा सकती है। जजेस की जाति पूछी जा सकती है, मगर आपसे कोई अगर जाति पूछ ले तो मम्मी 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 मुझसे जाति पूछ लिया गया, मम्मी मेरा इंसल्ट हो गया। जात जो पूछे राहुल की प्रकट हुआ अज्ञान, मम्मी मम्मी कह के रोए भाई जान। दरअसल कल से इंडी गठबंधन वाले इस बात पर हंगामा कर रहे हैं कि किसी की जाति पूछना तो बहुत गलत बात, ये तो गाली देने जैसा हो गया। ये लोग कह रहे हैं, राहुल गांधी और पूरा इंडी गठबंधन ये कह रहा है कि अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति पूछकर उनका अपमान किया, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अगर जाति पूछना इतना अपमानजनक काम है तो राहुल गांधी को एक बार नहीं कई बार माफी मांगनी चाहिए पहले, क्योंकि वो तो अक्सर दूसरों की जाति पूछते रहते हैं। क्या राहुल गांधी उस पत्रकार से माफी मांगेंगे जिसकी जाति वो अपनी रैली में पूछ रहे थे? क्या राहुल गांधी बजट की हलवा सेरेमनी में शामिल अधिकारियों से माफी मांगेंगे जिनकी जाति का वो ढिंडोरा पीट रहे थे? क्या राहुल गांधी भारत सरकार के उन सचिवों से माफी मांगेंगे जिनके लिए वो दावा करते रहे कि सरकार में 90 सचिव में सिर्फ 3 ओबीसी हैं? आप खुद राहुल गांधी के कुछ पुराने बयान सुनिए जिसमें वो लोगों की जातियां पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, और आज अपनी जाति पर आई तो भड़क रहे हैं। अपना ट्रैक रिकॉर्ड तो देखिए बॉस। मैं आपसे पूछ लेता हूं, इस कमरे में दलित कितने हैं? देखिए, ये मजा देखिए, इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। तो ये सवाल है, मीडिया के आप, नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। वो आदिवासी है? नहीं। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि
महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं, मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना करा के रहेंगे, बस हो गया, यही फाइनल लाइन। उसके लिए पहले जब केंद्र में सत्ता में आइएगा तब कर लीजिएगा, अभी तो टाइम है। लेकिन एक राज्य है जहां आपकी सरकार है और वहां ऑलरेडी जातिगत जनगणना हो रखी है, उसको जरा पहले सार्वजनिक कर दीजिए। फिर आप आगे क्या करेंगे, केंद्र में आकर आएंगे नहीं आएंगे, क्या करेंगे, वो आगे की बात है। पहले एक राज्य में जहां आपकी ऑलरेडी सरकार है, जातिगत जनगणना की रिपोर्ट बनी पड़ी है, उसको पहले सार्वजनिक कीजिए ना। दरअसल पहले जाति इनकी जो है, गोत्र जो है, वो इसलिए बताया गया, तब लग रहा था शायद उससे फायदा होगा। लेकिन अब चूंकि राहुल गांधी दूसरे से पूछते हैं कि तुम ओबीसी हो कि नहीं, तुम दलित हो कि नहीं, और अपनी जाति को बताएंगे जिसमें वो खुद दलित और ओबीसी नहीं निकल रहे हैं, आदिवासी नहीं निकल रहे हैं, तो पब्लिक पूछेगी ना कि दूसरे से पूछते हैं। आप खुद कांग्रेस पार्टी पे पूरा गांधी परिवार जो है वो एक तरह से उसी का अधिकार है, आप क्यों नहीं दे देते अधिकार जो है वो दूसरे दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को? इसलिए है जाति में दिक्कत। अच्छा, इसी तरह इंडी गठबंधन में राहुल गांधी के अखिलेश यादव जैसे दोस्त जो कल जाति के मामले को लेकर खूब भड़क रहे थे, उनकी भी पुरानी बातें सामने आ गई कि वो कैसे दूसरों की जाति पूछते थे, लेकिन राहुल गांधी की जाति पूछी गई तो भड़क गए थे। जरा अखिलेश यादव के भी कुछ पुराने बयान देखिए, उसके बाद आपको आगे की बात बताता हूं। छोड़ो अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है, नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो, अरे कुछ शर्म करो यार। माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे। मैं महाभारत, शकुनी, ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। आप जाति कैसे पूछोगे? तुम कैसे पूछोगे जाति? नहीं, जाति नहीं पूछ सकते आप। अखिलेश यादव पूछ रहे थे आप जाति कैसे पूछ सकते हैं। किसी को कहना चाहिए था जैसे आप पूछ सकते हैं वैसे हम पूछ सकते हैं। जाति पूछने का कोई विशेषाधिकार है क्या? खुद दूसरों की जाति पूछते रहें तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई पलट कर राहुल गांधी की जाति पूछ ले तो हंगामा मचलाने लगते हैं। पीएम को टारगेट करने लगेंगे कि पीएम ने कैसे उस सांसद की स्पीच की तारीफ कर दी जिस सांसद के सवाल को लेकर ये लोग खड़े हुए थे, उखड़े हुए थे और जाति का मुद्दा बनाने में जुटे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बारे में तो हम आपको बता चुके। राहुल गांधी के दूसरे साथी जो कांग्रेस को चलाते हैं, वो भी राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चलते हुए अक्सर दूसरों की जाति पूछते रहे, लेकिन आज यही लोग जाति के नाम पर बवाल काट रहे हैं। सुनिए कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को, जब राहुल गांधी दूसरों की जाति पूछते थे तो सुप्रिया श्रीनेत जैसे लोग ताली बजा रहे थे, कहते थे कि तीर निशाने पर लग गया। आज यही लोग लेक्चर दे रहे हैं कि जाति पूछना तो असंवैधानिक है। सुनिए जरा इनके दोनों चेहरे देखिए। राहुल गांधी ने एक रिपोर्टर से यह पूछ लिया कि तुम्हारी जात क्या है और तुम्हारे मालिक की जात क्या है। यह सवाल बिल्कुल सटीक निशाने पर लगा है, पर इस सवाल से मीडिया के जो बड़े बड़े मठाधीश हैं वो बड़े उत्तेजित, आक्रोशित और विचलित नजर आ रहे हैं। टूट पड़े हैं राहुल गांधी पर। आप वही अनुराग ठाकुर हैं। आज आपने अपनी पार्टी की असलियत दिखा दी, जातिगत जनगणना पर एक व्यक्ति की जाति पूछकर, जो असंवैधानिक है। यह बात समझनी चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी तो खुद एक शानदार वक्ता है। अगर वो किसी नेता की स्पीच की तारीफ कर रहे हैं तो जरूर ही वो जबरदस्त भाषण होगा। दरअसल कल अनुराग ठाकुर ने जिस तरह से इंडी गठबंधन के धागे खोल दिए उसकी बहुत चर्चा भी होती है। अच्छा, इन लोगों को पता है कि वैसे तो अनुराग ठाकुर के बयान की, भाषण की चर्चा हो रही है, लेकिन पीएम मोदी ने ट्वीट कर दिया और चूंकि पीएम की फॉलोइंग जबरदस्त है, दुनिया में सबसे ज्यादा उनके फॉलोअर हैं ट्विटर पे, तो उसकी रीच बढ़ गई। अब जो अनुराग ठाकुर ने कहा वो ज्यादा फैलेगा, ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, इसलिए इनको और तकलीफ हो रही है।
एक बार सुनिए अनुराग ठाकुर का वो जबरदस्त भाषण, उसका एक छोटा सा हिस्सा कि क्यों इतनी इन लोगों को उस भाषण से आग लगी हुई। फिर आपको बताऊंगा कि वो कांग्रेस नेता कौन है जिन्होंने अपनी किताब में नेहरू को धृतराष्ट्र कह दिया था। कांग्रेस नेता ने कह दिया था। पहले भाषण सुनिए। कुछ लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं और महाभारत का ज्ञान भी एक्सीडेंटल है, और उस नेता के अलावा और कौन नहीं जानता कि महाभारत में अभिमन्यु का वध 7 महारथियों ने मिलकर किया था। जयद्रथ, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शकुनी। लेकिन राहुल जी ने कभी महाभारत, शायद अब मुझे तो पता नहीं, पढ़ा भी नहीं, पर देखा भी नहीं होगा शायद सर मुझे लगता है अंकल सैम ने लिख कर दिया होगा, अंकल सोरोस ने लिख के दिया होगा, कहीं से पर्ची बनकर आई होगी और कूल डूड बनने का प्रयास किया होगा। अनुराग ठाकुर ने अपनी स्पीच में महाभारत की बात की और राहुल गांधी को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। अब पीएम मोदी चूंकि ट्विटर पे सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता हैं, तो इनको लग रहा है कि भाई पीएम ने ट्वीट कर दिया, अब ये वीडियो तो ज्यादा देखा जाएगा। लोकसभा के अंदर राहुल गांधी ने अपने भाषण में महाभारत का जिक्र किया था और बीजेपी को कौरव और बड़े नेताओं को अभिमन्यु का वध करने वाला कहा था। इस पर अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के सांसद शशि थरूर की एक किताब का जिक्र किया। किताब का नाम है दी ग्रेट इंडियन नॉवेल। अनुराग ठाकुर ने कहा कि शशि थरूर ने अपनी किताब में किस नेता को धृतराष्ट्र कहा है, किस पार्टी को कौरव कहा है। अगर इस बारे में राहुल गांधी को पता चलेगा तो कहीं उन पर एक्शन ना हो जाए। शशि थरूर की इस किताब में ऐसा क्या है, आपको वो भी बताता हूं। जैसे शशि थरूर ने अपनी इस किताब में नेहरू को धृतराष्ट्र बताते हुए कहा कि धृतराष्ट्र ने 15 अगस्त 1947 को भारत की कमान संभाली। दिल्ली में अंधे धृतराष्ट्र ने राज किया और उनके साथ प्रिय दुर्योधनी थी। यह इस किताब में लिखा हुआ है, ये मेरे शब्द नहीं, किताब के शब्द हैं और किताब कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने लिखी है। दुर्योधनी और धृतराष्ट्र जो 15 अगस्त 1947 को भारत की कमान संभालकर राज कर रहे थे। अब कौन राज कर रहा था सबको पता है। धृतराष्ट्र के पुत्र के नाम दुर्योधन था और यहां पर प्रिय दुर्योधनी इंदिरा गांधी के लिए इस्तेमाल किया गया। इसी तरह शशि थरूर ने अपनी किताब में इमरजेंसी की बात करते हुए इंदिरा गांधी का जिक्र प्रिय दुर्योधनी और उनके करीबी का जिक्र शकुनी के तौर पर किया। शशि थरूर ने लिखा कि इमरजेंसी कैसे लगाई जाए, इसको लेकर शकुनी प्रिय दुर्योधनी को सुझाव देते हैं और यह कहते हैं कि अब तक किसी ने इंटरनल सीज को लेकर कोई मापदंड तय नहीं किए, यह हम पर है इसको कैसे परिभाषित करते हैं। यानी राहुल गांधी जो कि बीजेपी को कौरव बता रहे थे और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर मारने वाला बता रहे थे, उन्हें यह शायद नहीं पता था कि उन्हीं की ही पार्टी के सांसद अपनी लिखी किताब में कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री को धृतराष्ट्र और दुर्योधन तक बता चुके, दुर्योधनी तक बता चुके। भले ही शशि थरूर ने कांग्रेस नेताओं को महाभारत के कैरेक्टर से किसी और संदर्भ में जोड़ा हो, लेकिन यह बात तो उठेगी कि नेहरू को धृतराष्ट्र कहने की जरूरत ही क्या थी। लेकिन अब यह विवाद हो रहा है, हंगामा मचा हुआ है और यह हंगामा अभी और चलेगा। लेकिन पाठशाला में अब अगली क्लास का वक्त। दिल्ली हाईकोर्ट में लगी भयंकर लताड़। एलजी पर चुप क्यों रही केजरीवाल सरकार? फ्री 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 के चक्कर में केजरीवाल ने दिल्ली का पूरा सिस्टम गड़बड़ा दिया है क्या? दिल्ली हाईकोर्ट में आज जो हुआ, तिहाड़ में बैठे केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे क्या? अब इसका चक्कर। दिल्ली में कोचिंग हादसा हुए 4 दिन हो गए हैं और इन 4 दिनों में दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी ने पूरा जोर इस बात पर लगा दिया कि कैसे सब कुछ एलजी पर डाल दिया। इनके हिसाब से इनको छोड़ के सब जिम्मेदार हैं, लेकिन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। भले दिल्ली में सरकार इनकी, एमसीडी में सरकार इनकी। जबकि पहले दिन से क्लियर था कि जब एमसीडी आपके पास है, जब जल बोर्ड आपके पास है, जब पीडब्ल्यूडी आपके पास है, सरकार आपकी है, जब आप हादसे के बाद अब एक्शन ले सकते हो, एक्टिव दिखने का प्रयास कर सकते हो, मीटिंग कर रहे हो, यही काम पहले भी तो आप कर सकते थे। तो जवाबदेही आपकी कैसे नहीं है? तो जवाबदेही अधिकारियों की, एलजी की, कहीं और जाके तो पीएम मोदी की, लेकिन इनकी जवाबदेही नहीं है। लेकिन जब आप ये एक्शन ले रहे हैं तो दुनिया को बता रहे कि देखो एक्शन हमने लिया। अब इनकी शक्तियां खत्म नहीं हो रही। शीश महल बनाते वक्त इनकी शक्तियां खत्म नहीं होती, 4 लाख का कमोड लगाते वक्त शक्तियां खत्म नहीं होती। दिल्ली सरकार को तो ये सवाल अच्छे नहीं लगते।
उन्हें तो सब कुछ एलजी पर थोप देना है। लेकिन यह सब कब तक चलता? आज दिल्ली हाईकोर्ट में सारी पोल पट्टी खुलकर रह गई। जिस एलजी को 4 दिन से ये लोग कोस रहे थे, उस एलजी पर एक शब्द सरकारी वकील ने कोर्ट में नहीं कहा। ऊपर से हाईकोर्ट ने इनकी बखिया उधेड़ दी। 16 कोचिंग हादसे पर हाईकोर्ट ने ऐसी ऐसी बातें कह दी कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि इतना सब कुछ हो रहा है, सब कुछ सामने दिख रहा है, फिर भी ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली में सब गड़बड़ चल रहा है। एमसीडी को नहीं पता कौन सा नाला कहां है, उनके इंजीनियर्स को नहीं पता। कभी सूखे की शिकायत करेंगे तो कभी बाढ़ की। दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर में समस्या है। एमसीडी अधिकारी एसी कमरे से निकलते नहीं है। मुफ्त वाली नीतियों पर दोबारा विचार कीजिए। समस्या पैदा करके समाधान खोज रहे हैं आप। ये तो आपको कुछ लब्बो लुआब बता रहा हूं, अभी डिटेल बताऊंगा तब आपको पता चलेगा कि आज कोर्ट में क्या क्या हुआ। ये बातें दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को लेकर कही हैं और इसी एमसीडी का कैसे आम आदमी पार्टी बचाव कर रही थी, कैसे एलजी के ऊपर सब थोप रही थी, ये 4 दिन से सब देख रहे हैं। पूरी आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार 4 दिन से चीख चीख कर कह रहे थे कि कोचिंग हादसे की जिम्मेदारी एलजी और बीजेपी की। कल संसद के बाहर संजय सिंह ने प्रोटेस्ट कर दिया, बोर्ड लेकर चीख चीख कर कहा कि ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हादसा हुआ उसकी जिम्मेदारी एमसीडी और दिल्ली सरकार की नहीं, एलजी और बीजेपी की है। एलजी इस्तीफा दें। लेकिन आज हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एमसीडी के वकील तो कुछ और ही कह रहे थे। आपको बताता हूं आज हाईकोर्ट में क्या हुआ। एमसीडी की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि बिल्डिंग में कोचिंग सेंटर के लिए अनुमति दी गई थी और बेसमेंट स्टोरेज के लिए था। अधिकारी जांच कर रहे हैं। 75 संस्थानों को नोटिस जारी किए गए हैं, 35 संस्थानों को बंद कर दिया गया और 25 को सील कर दिया गया। हम किसी भी बात को उचित नहीं ठहरा रहे, लेकिन कार्रवाई की जा रही है। इस पर हाईकोर्ट ने पूछा कि सवाल यह है कि ऐसी घटना आखिर हुई कैसे। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि यह सामूहिक विफलता है। सरकारी वकील कह रहे हैं कि कोचिंग हादसा सामूहिक विफलता की वजह से हुआ। तो सवाल यह है कि इसका मतलब आम आदमी पार्टी भी जानती है कि इसके लिए एलजी जिम्मेदार नहीं है, लेकिन फिर भी उसने सिर्फ अपने ऊपर उठ रहे सवालों से बचने के लिए माहौल बना दिया कि एलजी और यहां तक कि पीएम मोदी भी जिम्मेदार हैं। अगर ये दोनों जिम्मेदार हैं, एलजी और पीएम मोदी, तो यही बात कोर्ट में बतानी थी ना बॉस। वहां तो एलजी के नाम का एक बार आपने जिक्र नहीं किया। सरकारी वकील ने नहीं कहा कि एलजी जिम्मेदार है। वहां तो कह रहे हैं सामूहिक जिम्मेदारी थी, गलती हुई है। लेकिन बाहर एलजी करते रहो का हिसाब चल रहा है। इन लोगों ने समझ लिया कि पब्लिक को हम कैसे भी घुमा सकते हैं बॉस, कोई पब्लिक पूछने वाली नहीं, पब्लिक सब देख रही है। अच्छा, कोर्ट में शायद इसलिए ये लोग ये नहीं बोले एलजी का नाम, क्योंकि पता था कि वहां तो रिटोरिक नहीं चलता है, वहां तो फैक्ट्स पे बात होती है, फिर और ज्यादा फजीहत हो जाती जब फैक्ट रखे जाते। इसलिए वहां सच बोलना पड़ गया कि सामूहिक जिम्मेदारी है, सामूहिक विफलता है। सरकारी वकील के मुताबिक हादसे की जिम्मेदारी एमसीडी की भी है, दिल्ली सरकार की भी है, बाकी एजेंसियों की भी है। हालांकि कोर्ट के सामने सुर भले बदल लिए, लेकिन बाहर कुछ नहीं बदला। बाहर कैमरों के सामने अब भी वही कहानी चल रही है कि आम आदमी पार्टी को छोड़कर सब जिम्मेदार है। अब आम आदमी पार्टी कोचिंग संस्थानों पर भी ठीकरा फोड़ रही है। एक बार सुनिए आतिशी जी क्या कह रही हैं, फिर बताऊंगा कि हाईकोर्ट ने और ऐसा क्या क्या कहा है जो बहुत गंभीर है और क्या केजरीवाल को अब यह सब सुनकर इस्तीफा दे देना चाहिए, उस पर भी आऊंगा। लेकिन पहले सुनिए इनको। जो ड्रेन उस एरिया में वाटर लॉगिंग के लिए जिम्मेदार था, उस पर वहां के सारे कोचिंग सेंटर्स ने इंक्रोचमेंट किया हुआ था, जिसकी वजह से ड्रेन से पानी नहीं निकल पाया। यानी आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार बाहर कुछ भी कहे, आज हाईकोर्ट में सच्चाई पता चल गई जब हाईकोर्ट ने कोचिंग हादसे को लेकर एमसीडी को फटकार लगानी शुरू की। इस दौरान सरकारी वकील 1 या 2 बार ही बोले होंगे, बाकी वो समय वो चुपचाप सुनते रहे। उनको समझ में आ गया था कि बोलूंगा तो और सुनूंगा, इससे अच्छा चुप ही रहो। हाईकोर्ट ने कहा कि ये सभी निर्माण केवल सिस्टम की मिलीभगत से हो रहे हैं, आपको जिम्मेदारी तय करनी होगी। अगर आज किसी एमसीडी अधिकारी से नालियों की योजना बनाने के लिए कहा जाए तो वह ऐसा कर नहीं पाएंगे। एमसीडी अधिकारियों को यह भी नहीं पता कि नालियां हैं कहां। यह ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। हमें यह पता लगाना होगा कि एक अधिकारी का अधिकार क्षेत्र कहां खत्म होता है और दूसरे अधिकारी की जिम्मेदारी कहां से शुरू होती है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में किसी एक की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। दुर्भाग्य से कई अधिकारी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। यहां ब्लेम गेम चल रहा है। दिल्ली के पूरे प्रशासनिक ढांचे की फिर से जांच की जानी चाहिए। यानी हाईकोर्ट ने जिस तरह से एमसीडी को फटकार लगाई है वो आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है।
एक तरह से यह आम आदमी पार्टी के लिए नसीहत भी है कि एमसीडी को ढंग से चलाइए। हाईकोर्ट की फटकार के बाद ओल्ड राजेंद्र नगर में प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों को थोड़ी राहत मिली कि कम से कम हाईकोर्ट तो छात्रों की समस्याओं को समझ रहा है। देखिए इस मामले पर ओल्ड राजेंद्र नगर में प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों ने क्या कहा, फिर आपको बताऊंगा कि कोर्ट में कैसे केजरीवाल की फ्री वाली पॉलिटिक्स पर भी सवाल उठ गए। हाई कोर्ट का जो कहना है बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो भी एमसीडी की तरफ से या दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया है बिल्कुल वो शक के दायरे में है। जैसे कि सबसे पहले इन्होंने बोला कि उस दिन की 3 कैजुअलिटीज हुई है। मेरा मानना है कि ये पूरी तरह से छुपाया गया है, क्योंकि 3 बॉडी को ले जाने के 10 एम्बुलेंस क्या करेगी। फटकार लगाने से कुछ नहीं होगा मैम, एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हम कल एलजी से मैं मिलने गया था जब वहाँ पे, तो कोई भी एक्शन नहीं है मैम। बेसिक फैसिलिटी नहीं मिल रही हमारी, सारी चीजों पे केवल बातें ही चलती हैं। इस सरकार को सबको पता है देश में क्या होता है। उन्होंने अभी तक एक जो डिमांड है जो हमारे अगेंस्ट हो सकती थी कि लाइब्रेरी बैन हो जाए, उस डिमांड के अलावा किसी भी डिमांड को अगर ये हाईकोर्ट यहीं पर नहीं रुका। एमसीडी के अधिकारियों और एमसीडी के काम करने के तरीके पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट ने बहुत बड़ी बात कह दी। हाईकोर्ट ने कहा कि आई एम सॉरी, सिविक अधिकारी दिवालिया हो चुके हैं। आप यानी एमसीडी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की मंजूरी दे रहे हैं, लेकिन ढंग के नाले नहीं है। आप मुफ्त की सौगातें बांटने का कल्चर चाहते हैं, टैक्स नहीं ले रहे हैं, इसलिए तो होना ही था। यानी केजरीवाल की फ्री पॉलिटिक्स पर भी सवाल उठ गए। आपने बिल्डिंग बायलॉज में ढील दी, कई फ्लोर तक निर्माण हो जाता है, लेकिन सरकार को जो सुविधाएं देनी चाहिए वो नहीं दी जा रही। एमसीडी के पास कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है, वो लोगों को सुविधा क्या देगी। ड्रेनेज की जगह एक पूरा मार्केट बस गया है। सरकार और एमसीडी इसे जानते हैं, लेकिन इसके बारे में बात तक नहीं कर रहे। हर चीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर दी गई है कि एमसीडी को खुद नहीं पता कि उसे सुधारें कैसे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार को कुछ पता ही नहीं है, सरकार की कोई प्लानिंग ही नहीं है। एक दिन सूखे की शिकायत करते हैं, दूसरे दिन बाढ़ आ जाती है। सरकार को अपनी मुफ्त की योजनाओं पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि 6 से 7 लाख लोगों के लिए बसाए गए शहर में 3 करोड़ से ज्यादा लोग हो गए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं हो रहा है। यानी विकास का ढिंडोरा पीटने वाले आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की सरकार की एक एक कलई आज हाईकोर्ट में खुल गई। आप सोचिए कि हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी कोचिंग हादसे पर, लेकिन जब हाईकोर्ट ने फटकार लगानी शुरू की तो उस समय उसमें दिल्ली सरकार फ्री की जो योजनाएं, एमसीडी के पास पैसे की कमी, सारे सब्जेक्ट आ गए, क्योंकि ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। हाईकोर्ट ने एमसीडी के बहाने दिल्ली सरकार पर तीखी टिप्पणी। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हम एमसीडी से प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए कहते हैं। एमसीडी कहती है कि 5 करोड़ से ज्यादा किसी भी प्रोजेक्ट को स्थायी समिति ही मंजूरी देती है, लेकिन कोई कमेटी नहीं है। उन्होंने यानी एमसीडी ने कहा कि एक योजना को कैबिनेट में जाना है, लेकिन कैबिनेट मीटिंग की अगली तारीख क्या है ये कोई नहीं जानता। हाईकोर्ट ने कहा कि जब आप 5 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं कर सकते तो आप इस शहर को कैसे चलाने की प्लानिंग कर रहे हैं भाई। और कैबिनेट की बैठक हो नहीं रही। कैबिनेट की बैठक इसलिए नहीं हो रही क्योंकि कैबिनेट की बैठक बुलाएगा कौन? मुख्यमंत्री तो तिहाड़ में बैठे हैं। अब तिहाड़ में कैबिनेट की बैठक होगी नहीं। मुख्यमंत्री अपनी जिद पे अड़े हैं कि मैं कुर्सी छोड़ूंगा नहीं। दिल्ली वालों के प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं। इनकी चिंता केजरीवाल की सेहत से आगे बढ़ ही नहीं पा रही। दिल्ली की सेहत खराब हो जाए तो हो जाए। गजब सिस्टम चल रहा। और मुझे तो समझ में नहीं आता कि एलजी एक्शन क्यों नहीं लेते। एलजी ने कहा था मैं जेल से सरकार नहीं चलने दूंगा। जब कैबिनेट की बैठक नहीं हो रही, दिल्ली वालों को दिक्कतें आ रही हैं, प्रोजेक्ट फंस रहे हैं, तो एलजी क्यों नहीं कार्रवाई करते, क्यों नहीं हटाते मुख्यमंत्री को? चल रहा है। पाठशाला में अब अगली क्लास। किसने कह दिया कि बाबा बागेश्वर नीम करोली बाबा के अवतार हैं? वो बच्चा जिसने बागेश्वर बाबा के दिमाग का फ्यूज उड़ा दिया। जरा ये चैप्टर देखिए।